नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 1 दिसंबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये एडिटोरियल का पार्ट है और इसे आप जीएस थर्ड पेपर में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में जो 3 बड़े सुधार, एक अध्यादेश और फिर बाद में बिल के रूप में संसद में उसको मंजूरी के माध्यम से किया गया है, उसके संबंध में ये चर्चा है। और यहाँ पर ये चर्चा प्रमुख रूप से अगर हम कृषि मंडियों की बात करें, उनमें एक तरह से जो सरकार के द्वारा नया परिवर्तन किया गया उसके संबंध में ज़्यादा फोकस है। कृषि मंडियों के संबंध में जो सुधार किया जा रहा है उसमें अगर हम सरकार और जो विरोध करने वाले पक्ष हैं उनको दोनों को अगर हम देखें तो सरकार ये मान रही है कि निजी बाजार अधिक संख्या में स्थापित होंगे, मध्यस्थ यानी जो मीडिएटर हैं वो खत्म हो जाएंगे और इससे कृषि के मूल्य बढ़ेंगे क्योंकि किसानों के पास अपनी फसल को बेचने के विकल्प बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर उनको बाजार मिलेगा, तो अपनी फसल का अगर क्वालिटी अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको दाम मिल सकता है। तो विकल्प का बढ़ना एक महत्वपूर्ण बात सरकार कह रही है इन सुधारों के माध्यम से। जबकि जो विरोध करने वाले हैं उनका यह कहना है कि जो कॉरपोरेट निजी कंपनियां हैं उनकी उपस्थिति अगर होगी तो किसानों के साथ वो इस तरह समझौते करेंगे कि धीरे धीरे कृषि मूल्य घटेंगे और इससे किसानों को नुकसान होगा। और दूसरा जो सबसे विवादित पार्ट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, इसको सरकार एक तरह से समाप्त करने का काम कर रही है। तो एमएसपी के बारे में कोई जो गारंटी इस कानून में नहीं है, ये सबसे बड़ी चिंता के रूप में देखा जा रहा है। तो इसी में हम इस कानून के बारे में देखते हैं प्रमुख रूप से फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, यानी जो भी कृषि उपज है उसके व्यापार और उसके वाणिज्य के लिए जो कानून लाया गया है उसमें एक तरह से हम देखते हैं कि प्रमुख बातें क्या हैं और किस पर एक तरह से विवाद किया जा रहा है या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो कृषि मंडी में नए सुधार है उनको लेकर विरोध किया जा रहा है। अगर हम भारत में देखें तो एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, इनकी जो मंडियां हैं वो प्रमुख रूप से किसानों को एक तरह से जो उनकी उपज है उसके खरीद करने के लिए केंद्र उपलब्ध कराती हैं। अब यहाँ पर आप देखें एपीएमसी जो मंडियां हैं वो ज़्यादातर एकाधिकार खरीदार के रूप में काम करती हैं, यानी इन मंडियों के अलावा कृषि के जो उत्पाद हैं उनको खरीदने के लिए अन्य मंडियां नहीं हैं। तो एकाधिकार अगर स्थापित होता है इसका एक नकारात्मक प्रभाव मूल्यों पर दिखाई पड़ता है। एपीएमसी की जो मंडी है उनको अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि जो किसानों की उपज है उसका अधिकांश हिस्सा यहीं पर जाता है। अगर हम केवल धान और गेहूं के बारे में देखें तो मंडी में 29% और गेहूं की बात करें 44% ये मंडी में पहुंचता है। तो धान और गेहूं का देखें 29 और 44% क्रम से मंडी में पहुंच रहा है। जबकि बाहर की अगर हम बात करें निजी व्यापारी या किसी भी तरह से बाहर के जो स्रोत हैं जो बड़ी कंपनियों के साथ समझौता करते हैं यानी मध्यस्थ के रूप में उनको सीधे बेच देना, तो ये देखें धान में 49% और गेहूं में 36%। तो उपज का जो बड़ा भाग है वो मंडी में नहीं पहुंचता है अभी भी। तो एपीएमसी की मंडी जो है उसमें बड़ा कृषि का जो उत्पाद है वो बिकने के बाद नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पर स्थिति ये जो कही जा रही है कि नई मंडी स्थापित होंगी तो एपीएमसी मंडी का पूरा सिस्टम एक समाप्त हो जाएगा। तो एपीएमसी मंडी के पास देखें तो औसत बहुत ज़्यादा कृषि उपज नहीं पहुँच रही है। अगर आप केवल धान और गेहूं का आंकड़ा देखें तो ऑन एन एवरेज देखें तो 30 से 40% जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं है, यानी अगर एपीएमसी के बाहर मंडियां खुलेंगी इसका मतलब मंडियों की आवश्यकता है। तो ऐसे कारण क्या हैं या ऐसे कौन से कारण है कि किसान बाहर अपनी फसल को बेच रहा है, मंडियों में नहीं जा रहा है, यानी मंडी से बाहर वो कृषि की फसल बेचने के लिए बेबस है। तो पहला हम कारण देखें तो सबसे बड़ी समस्या है कि मंडी की संख्या हमारे यहाँ कम है। अगर हम 1976 के आंकड़े देखें तो भारत में 4145 इस तरह की कृषि मंडियां थी और एक कृषि मंडी औसतन 775 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको एक तरह से संभाल रही थी। जबकि अगर हम राष्ट्रीय कृषि आयोग की बात करें उनका यह मानना है कि मंडी किसान से इतनी दूर हो कि वो सामान्य रूप से अपने घरेलू साधन का उपयोग करके 1 घंटे में मंडी तक पहुंच सके। इसके अनुसार एक अनुमान लगाया गया कि प्रति मंडी जो क्षेत्र उसके द्वारा एक तरह से सेवा दी जाएगी वो 80 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। यहाँ कितना आप देखें 775, तो इसको घटाकर 80 लाना है। अगर हम आंकड़ा देखें तो इन्हीं आंकड़ों को आधार माने तो आदर्श ये कहता है या आदर्श स्थिति ये कहती है कि भारत में 41,000 के आसपास मंडियां होनी चाहिए। और हम अगर 2019 का आंकड़ा देखें तो मात्र 6,630 मंडी भारत में कार्य कर रही हैं। तो सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो अभी
630 मंडियां जो काम कर रही हैं भारत में, तो औसत जो एरिया वो कितना एक मंडी देख रही है, 463 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि माना कितना जा रहा है आदर्श आइडियल कितना है 80, तो अभी भी काफी ज्यादा है। तो यानी मंडियों की जो जरूरत है वो भारत में बहुत ज्यादा है। यानी ये कहा जाए कि जो मंडियां वो पर्याप्त है तो बिल्कुल सही नहीं है। मंडियों की कमी एक सबसे बड़ा कारण है कि जो किसान है वो अपनी फसलों को मंडी से बाहर एक तरह से बेचने के लिए विवश है। और 2017 में भारत सरकार की एक सरकारी कमेटी जो बनाई थी कृषि सुधार के लिए, उसके द्वारा भी सिफारिश की गई कि भारत में 10,130 मंडी होनी चाहिए, तब एक तरह से सारी आवश्यकताएं किसानों की लगभग पूरी हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी पहली समस्या मंडियों की संख्या कम है। दूसरा अगर हम देखें तो भारत में लघु और सीमांत किसान, सीमांत किसान मतलब 1 हेक्टेयर से कम, और लघु किसान मतलब 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में। यानी अगर हम लघु सीमांत किसान को मिला दें तो 2 हेक्टेयर से नीचे जमीन का जो हिस्सा आता है उसमें लघु और सीमांत किसान सम्मिलित रूप में है, और ये भारत में कुल जो किसान है उनका 80 से 90% हिस्सा बनाता है। तो ये जो लघु और सीमांत किसान है ये परिवहन लागत को बहुत ज्यादा नहीं सहन कर सकते। यानी उनके खेत से उपज को बाजार तक मंडी तक ले जाने का जो खर्चा है वो वहन करने की क्षमता उनमें नहीं है। इसीलिए वो स्थानीय व्यापारी जो ग्रामीण क्षेत्र में है, या कभी कभी जो फसल है उसको खेत में ही बेच दिया जाता है, उसको बोरे में बंद करना, साफ करके ले जाना, वो सारा काम व्यापारी का है। तो इसीलिए परिवहन लागत को बचाने के लिए स्थानीय व्यापारियों को इनके द्वारा अपनी फसल को बेच दिया जाता है। तो मंडी से बाहर जो एक तरह से कहा जा रहा है कि बेचने की जो परंपरा नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंडियों की संख्या तो कम है ही है, मंडी के बाहर बड़े पैमाने पर कृषि उपज को बेचा जाता है। और सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वहां पर भी जो एपीएमसी की मंडी है उनसे बाहर फसलों को बेचने की व्यवस्था है। अगर हम देखें तो 18 राज्य भारत में ऐसे हैं जो एपीएमसी से बाहर मंडी स्थापित करने के लिए एक तरह से वहां पर उनको व्यवस्था दी गई है। किसानों से सीधे खरीद करने के लिए बहुत से राज्यों में व्यवस्था है। ऐसे राज्य कितने हैं 19, और 13 राज्य भारत में ऐसे हैं जिन्होंने किसानों को एक तरह से यानी कई किसानों के द्वारा मिलकर मंडी स्थापित करना एपीएमसी के बाहर यह अधिकार दिया गया है। तो एपीएमसी के बाहर मंडियों की स्थापना करने के लिए जो कानून है वो अलग अलग राज्यों में परिवर्तित होकर उपस्थित है। जब भी मंडियों की संख्या बढ़ाने की बात है इस कानून के द्वारा, तो इसका एक पहला और बड़ा उद्देश्य है कि जो निजी निवेश है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा। अगर आप मंडी स्थापित करेंगे तो आपको भंडारण स्टोरेज की सुविधा लाना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी उत्पाद है उसकी ग्रेडिंग करना, यानी अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उसको छांटना, तो ये सारी व्यवस्थाएं आ पाएंगी। तो ये सब कृषि में एक बड़े सुधार के रूप में माना जा रहा है। लेकिन कारण क्या है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश प्राइवेट सेक्टर से नहीं आ पाया, निजी क्षेत्र ने कृषि में ज़्यादा निवेश नहीं किया। जबकि मंडियों की अगर हम बात करें तो एपीएमसी के बाहर मंडियों की स्थापना करने की भी कुछ छूट, जैसा हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कृषि क्षेत्र में आया क्यों नहीं? तो पहला एक कारण क्या है कि फसल को एकत्र करना और बाजार तक लाना, इसकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हम बोलें कि फसल को खेत से बाजार तक ले जाना, उसकी लागत काफी ज्यादा है। इसके बाद अगर देखें भंडारण, ग्रेडिंग करना, ये सब पर भी एक तरह से लागत आती है। तो इसीलिए आप देखें बहुत सारी जो बड़ी खुदरा व्यापार रिटेल कंपनियां हैं जो फल फूल सब्जियां खरीद करती हैं, वो किसानों से न खरीद कर सीधे मंडियों से खरीद लेती हैं। तो मंडी से खरीदने पर क्या होता है, भंडारण, ग्रेडिंग, यानी अलग अलग क्वालिटी को, जो भी मान लीजिए जैसे टमाटर है तो अलग अलग क्वालिटी में बांटना, या आलू है उसको अलग अलग ग्रेडिंग करना, तो ये करने की जरूरत नहीं रहती है। तो वो सीधे मंडी से खरीदती हैं। तो जो बीच की लागत है उसको बचाने के लिए एक तरह से जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं वो सीधे मंडियों से खरीदारी करते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाए कि निजी निवेश बड़ी संख्या में आया, सरकार के द्वारा एपीएमसी से बाहर मंडियों को छूट दी गई खोलने की, तो ऐसा नहीं हुआ। तो निजी निवेश जरूर आकर्षित होगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है। तो ये एक यहाँ पर समस्या के रूप में माना जाता है। अगर निजी मंडियां बड़ी संख्या में अस्तित्व में आएंगी और ऐसी स्थिति बनी रहे कि मंडी पर जो कर लगाया जा रहा है उसको कम किया जाए, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, यानी फसल को एक तरह से उसकी ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना, या बोरों में उसको बंद करना और बाजार तक मंडी तक लाना, तो ये जो कॉस्ट है ये एक तरह से ज़्यादा है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक तरह से ज़्यादा होने के कारण जो लाभ है बहुत अधिक नहीं होता है। तो कंपनियां क्या करेंगी, जो इस तरह की निजी मंडियां खोलेंगी, अपना लाभ कमाने के लिए वो किसानों को जो भी मूल्य देती हैं उसमें एक तरह से बहुत वृद्धि नहीं करेंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि निजी मंडियां आए तो कृषि जो उत्पाद है उनके मूल्य बढ़ें, क्योंकि ट्रांजैक्शन लागत है उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी। इसी कारण से किसानों को जो मूल्य मिलता है उसमें बड़ी वृद्धि होगी, ऐसी संभावना नहीं है। और अगर कहीं पर
ट्रांजैक्शन जो लागत है वो मंडी कर से अगर ज़्यादा है तो कंपनी अपना घाटा कैसे पूरा करेगी? घाटा पूरा करने का एक ही तरीका है कि किसानों को कम से कम मूल्य पर फसल एक तरह से खरीदी जाए। तो किसान को अगर आप मूल्य कम देंगे तो आपकी अगर ट्रांजैक्शन लागत मंडी कर से भी ज़्यादा है तो आप उसको एक तरह से बैलेंस करके अपना लाभ बनाएंगे। तो ये स्थिति भी किसानों को कहीं ना कहीं अधिक मूल्य उपलब्ध हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं देता है। जो भी कृषि मंडियां हैं उनमें जो मंडी कर है उसका एक बड़ा उपयोग है। और ध्यान रखें कि ये जो मंडी कर है इसको एपीएमसी मंडी में सुधार करने के लिए दोबारा एक तरह से उसमें निवेश कर दिया जाता है, यानी री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो मंडी कर ऐसा नहीं है कि एक अतिरिक्त कर है, इसका उपयोग एपीएमसी मंडियों में सुधार करने के लिए ही किया जाता है। अगर मंडी कर में कमी लाई जाती है तो जो एपीएमसी की मंडियां हैं उसमें सुधार में एक तरह से कमी आएगी। इसी के साथ साथ अगर हम पंजाब जैसे राज्यों की बात करें तो वहां पर कृषि मंडी का एक तरह से जो हिस्सा है यहां पर बाजार समिति शुल्क के साथ साथ ग्रामीण विकास शुल्क लिया जाता है। तो पंजाब में जो कृषि मंडियां हैं वो दो तरीके के शुल्क लेती हैं, बाजार समिति शुल्क और ग्रामीण विकास शुल्क। अब इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग आप देखें ग्रामीण सड़क बनाने में, चिकित्सा केंद्र बनाने में, पशु चिकित्सालय बनाने में, ग्रामीण विद्युतीकरण को एक तरह से बढ़ावा देने में। अगर मान लीजिए फसल नष्ट हो जाती है किसी भी कारण से तो किसान अगर किसी तरह की आपदा में है तो उसमें मदद करना। अगर कृषि मंडियों पर जो शुल्क है उसमें कमी की जाए या एक तरह से उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया जाए तो ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र में निवेश हो रहा है, अगर हम पंजाब का केस देखें तो उसमें कमी आएगी। तो ये कहने कि ग्रामीण विकास को भी एक तरह से प्रभावित करने वाला एक कारक है। सारे विवाद की जो प्रमुख जड़ है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, इसकी गारंटी एक तरह से अगर किसानों को दी जाए तो ये तीनों जो सुधार है उनको लागू करने में बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी इनपुट यानी जो भी प्रारंभिक स्तर पर किसान को फसल में लगाना पड़ता है, वो चाहे बीज का लागत की बात करें या हम खाद की बात करें या सिंचाई के लिए जो लागत लग रही है या जो भी इस तरह की लागत एक तरह से किसान को लगानी पड़ रही है, और श्रमिक की लागत यानी जो लेबर कॉस्ट है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये बढ़ने के साथ एक तरह से अगर एमएसपी नहीं बढ़ता है तो होगा क्या, जो जीवन स्तर है ग्रामीण क्षेत्र में उसमें बहुत परिवर्तन नहीं आ पाएगा। तो अगर इनपुट कॉस्ट और श्रमिक लागत बढ़ेगी तो एमएसपी अगर बढ़ता रहेगा तो जो जीवन स्तर है उसको एक हायर लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में रखा जा सकता है। लेकिन एमएसपी बढ़ेगा इसकी अभी कोई गारंटी ऐसा यहाँ पर नहीं है, या एमएसपी किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा इसके बारे में नहीं कहा गया है। इसीलिए प्रमुख समस्या है, क्योंकि एमएसपी कहने की किसानों को एक गारंटी देती है कि उनको बाजार की शक्तियां अगर सक्रिय हो जाती हैं तो बाजार में अगर मूल्य कम भी है तो एक अधिकतम जो मूल्य है वो सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। एमएसपी में अगर कम वृद्धि रहेगी तो ये किसानों को बहुत लाभ नहीं देगी। राष्ट्रीय अगर हम कृषक आयोग की बात करें जिसके अध्यक्ष एम एस स्वामीनाथन थे, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक, उन्होंने सिफारिश किया था कि जो एमएसपी है उसको C2 यानी कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट यानी एक तरह से समेकित जो लागत है उसका एक तरह से जो भी हिस्सा है उससे 50% ऊपर रखा जाना चाहिए। देखिए C2 या कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट का मतलब है जैसे कोई परिवार खेती में काम कर रहा है तो उसके परिवार के श्रम का जो मूल्य है वो भी उसमें लागत के रूप में शामिल है। कृषि भूमि पर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई आपका कर लगा हुआ है तो वो भी एक तरह से उसमें शामिल है, या कोई लोन लिया गया तो उस पर जो ब्याज है, तो ये जो एक तरह से लागत होती है इसको भी शामिल किया जाए तो ये सब मिलाकर उसे C2 या कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट कहा जाता है। तो जो लागत का ये हिस्सा बनता है उससे 50% ऊपर एमएसपी को रखा जाना चाहिए। अगर ये हो पाए तो किसानों को जो उनकी लागत है उससे ज़्यादा मूल्य मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और जो जीवन स्तर है ग्रामीण क्षेत्र में उसको भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी ये स्थिति नहीं है, इसीलिए देखा यह जाता है कि किसानों को अगर एमएसपी को जो ये सिफारिश की गई स्वामीनाथन आयोग के द्वारा वहाँ पर ला दिया जाए तो किसान लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। तो वर्तमान में किसान को अगर हम देखें तो 200 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति कुंटल का एक तरह से नुकसान होता है। तो इसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि एमएसपी को बढ़ना चाहिए, लेकिन इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं दिख रही है। इसीलिए एक तरह से ये बड़े पैमाने पर एक विरोध हो रहा है। अगर हम यहाँ पर कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की बात करें यानी कृषि लागत और मूल्य से संबंधित जो समिति है उसने सिफारिश ये किया है कि खाद्यान्न की जो खुली खरीद होती है यानी सरकार के द्वारा जो प्रोक्यूरमेंट किया जाता है उसको रोक दिया जाए। तो ये एक कह सकते हैं ऐसी सिफारिश है जिसको अगर सरकार स्वीकार करती है तो किसानों का जो मंडी में जाकर एक तरह से अपनी उपज को सरकारी मूल्य पर जो बेचते हैं वो व्यवस्था एक तरह से बंद होगी। तो किसानों को नुकसान तो होगा ही, देश की खाद्य सुरक्षा को लेकर एक संकट आ सकता है। जो बफर स्टॉक बनाया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये सब समस्याएं एक तरह से दिख रही हैं। तो यहाँ जो सिफारिश आई है कि खाद्यान्न की खुली खरीद को रोक दिया जाए, इससे भी एक तरह से किसानों में असमंजस की स्थिति बनी। अगर हम यहाँ पर हरियाणा, पंजाब
पंजाब और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर फसल खरीद के जो केंद्र हैं, जो एक तरह से सरकारी मंडी के पार्ट पर हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर किसानों की जो फसल है वो बेची जाती हैं। और आप देखें यहीं पर सबसे बड़ा विरोध हुआ है, क्योंकि इनके द्वारा सबसे ज़्यादा एपीएमसी मंडी के माध्यम से अपनी फसल बेची जाती है। किसानों का मानना यह है कि अगर मंडी व्यवस्था को कमजोर किया जाता है और निजी मंडी बड़ी संख्या में आगे नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि अगर आप एपीएमसी के बाहर मंडी की व्यवस्था बनाने के लिए कहते हैं और निजी मंडियां मान लीजिए अधिक स्थापित नहीं होती हैं, अभी हमने डिस्कस किया ट्रांजैक्शन लागत बहुत ज़्यादा है, और एपीएमसी मंडी भी मान लीजिए व्यवस्था कमजोर हो जाती है, तो किसानों के पास विकल्प क्या होगा? किसानों के पास विकल्प होगा कि वो खुले में जो बाहर व्यापारी हैं उनसे जो मूल्य मिले उस पर अपने सामान को बेचें। तो किसान को अनियंत्रित जो व्यापारी है, जिस पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है या कोई नियंत्रण सरकार की तरफ से नहीं है, ऐसे व्यापारियों को किसान अपनी फसल की जो बिक्री है वो करने के लिए विवश होगा, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। एपीएमसी मंडियां कमजोर हो जाएंगी और निजी क्षेत्र में अगर जितना सरकार सोच रही है उतनी मंडियों की स्थापना नहीं हुई, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो माना यह जा रहा है कि जो अनियंत्रित अकुशल बाजार है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर एक नियंत्रित बाजार है लेकिन थोड़ा अकुशल है और वो चल रहा है तो कम से कम किसानों को एक कुछ लाभ की स्थिति है। तो पूर्ण रूप से अनियंत्रित हो जाए और अकुशल भी रहे, यानी बहुत ज़्यादा स्किल से काम ना कर पाए, तो ये बाजार तो पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर नियंत्रित है और उसकी कुशलता में कुछ कमी है तो वो दूर किया जा सकता है। तो ये पहली व्यवस्था आवश्यक नहीं है, जो माना जा रहा है कि नए सुधार करने पर बढ़ेगी, और जो नियंत्रित और अकुशल बाजार की व्यवस्था है इसमें सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें देखना यह पड़ेगा कि किसानों के लाभ के लिए मैक्सिमम स्तर पर एमएसपी की जो व्यवस्था है वो अगर सुनिश्चित की जाए तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं अभी अनियंत्रित हो रही हैं इनको दूर किया जा सकता है। अब अगर हम सुधार की बात करें कि सुधार क्या किए जा सकते हैं कि वर्तमान जो बिल लाया गया है उस व्यवस्था को किसान मंजूर करें और आगे बढ़ें, तो सबसे बड़ी बात है कि जो मंडी का घनत्व है उसे बढ़ाया जाए, यानी मंडियों की संख्या बढ़ाई जाए और किस क्षेत्र में कितनी मंडियां लगेंगी उसको एक तरह से ज़्यादा किया जाए, जिससे कि एक मंडी छोटे क्षेत्र को जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करे। इसी के साथ साथ मंडी में जो अवसंरचना है, यानी भंडारण की व्यवस्था है, जो ग्रेडिंग करने की व्यवस्था है या कोल्ड स्टोर की जो व्यवस्था है, उनको एक तरह से मजबूत किया जाए और उसमें निवेश को एक तरह से बढ़ाने की आवश्यकता है। एमएसपी की व्यवस्था जिसको लेकर आशंकाएं हैं कि ये समाप्त किया जाएगा, इसको विस्तारित किया जाना चाहिए और अधिक फसलों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये जो वर्तमान सुधार है ये मजबूत रूप में आगे बढ़ पाएगा। इसी के साथ साथ जो एक तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको सार्वभौम यूनिवर्सल किया जाए और खास तौर से जो गरीब हैं उनकी जो आवश्यकता है, खाद्य आवश्यकता, उनको पूरा किया जाए। तो इस व्यवस्था को अगर बनाया जाएगा खाद्य सुरक्षा के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं एपीएमसी मंडी या सरकारी खरीद है उसकी आवश्यकता बनी रहेगी, तो उसको करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ मंडी अधिक हो और कुशल हो, तो मंडियों में कुशलता बढ़ाने की जरूरत है। तो एपीएमसी मंडी में आंतरिक सुधार करने की आवश्यकता है। नई मंडी एपीएमसी के अंदर या बाहर स्थापित हो तो एपीएमसी के कानून के अंदर भी हो सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था की जाए कि नए जो प्लेयर हैं या नए जो प्रतिस्पर्धी हैं मंडी में, उनको भी एक तरह से मौका दिया जाए आगे कार्य करने का। तो ये एपीएमसी में आंतरिक सुधार किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाकर जो भी एक तरह से खरीद है उसको विस्तारित किया जा सकता है, और अंतर राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो कृषि उत्पादों का जो व्यापार है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी एक तरह से कृषि मंडी में काम हो रहा है उसके लिए एक राष्ट्रीय लाइसेंस हो, जिस लाइसेंस के आधार पर सभी एपीएमसी में काम किया जा सके किसी भी राज्य के पार्ट पर, या एक राज्य के अंदर सभी एपीएमसी के लिए। इसी के साथ साथ एकल बिंदु बाजार शुल्क, तो एक ही बार मंडी पर शुल्क लगे और उस शुल्क को एक तरह से रसीद के आधार पर कई मंडियों में लोग काम कर सके अपना या अपने सामान को बेच सकें। तो इस तरह की व्यवस्था अगर लाई जाएगी तो जो सुधार किया जा रहा है उसको और मजबूत रूप में हम लागू करके जो समस्याएं किसान प्रस्तुत कर रहे हैं अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से उनको दूर किया जा सकता है। ध्यान रखें, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको देशद्रोही या खालिस्तान समर्थक एक तरह से जो कुछ बयान आए हैं, इस तरह के अगर टर्म दिए जाएंगे तो ये किसानों को सरकार से और दूर करेगा। तो सरकार को बिना शर्त किसानों से बात करनी चाहिए, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का उनके पीछे हाथ है या नहीं है, लेकिन किसान बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनकी मांगे उस पर अगर विचार किया जाए और इस तरह से जो सुधार है उनको लागू करने का प्रयास किया जाए तो ये प्रोटेस्ट रोका जा सकता है, और साथ साथ कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार हो सकते हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं उनको भी एक बड़ी सफलता मिलेगी।
इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर मेंस का क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। भारत में कृषि मंडियों को नियंत्रण से मुक्त करने के सरकारी सुधार की समीक्षा करें। तो जो ये सुधार किया गया वो आप देखें, जहां पर कमियां जो हमने डिस्कस किया है वो आपको बताना है। इस रूप में आप अपने आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट उस पर हम आते हैं, ये भी हमारे एडिटोरियल का पार्ट है, जिसे पेज नंबर 6 के पार्ट पर हम देखें तो इसे हम जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्स से शामिल कर सकते हैं। इस न्यूज़ को अगर हम देखें तो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको एक तरह से कुछ ट्रेनिंग के बाद सर्जरी करने की जो व्यवस्था है वो उनको एक तरह से देने के लिए एक बात चल रही है और सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में उनको ये सुविधाएं दी जाएं कि वो सर्जरी कर सकें। और इसका अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि ये एक तरह से गलत तरीके से सुविधाओं को देने की बात की जा रही है। सर्जरी जो काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, तो इसी बात को एक तरह से इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम मेडिकल प्रैक्टिस की बात करें तो मेडिकल प्रैक्टिस का जो सबसे बड़ा आधार है वो किसी भी पेशेंट या जो मरीज है उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि एक परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति है उसमें वर्तमान में जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वहाँ की तरह सुविधाओं को एक तरह से उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देकर पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं मरीजों की सुरक्षा है उनको लेकर एक तरह से सवालिया निशान उठाता है। जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो ध्यान रखें चिकित्सा में जो सर्जरी है वो एक से अधिक क्षेत्रों के सहयोग से होती है। जैसे अगर हम देखें कोई ऑपरेशन हो रहा है तो मरीज के दर्द को कम करने के लिए जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो एनेस्थीसिया का उपयोग करता है और सर्जरी एक दूसरा डॉक्टर करता है। तो एक ही सर्जरी में कई डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं। तो सर्जरी का मतलब सिंगल किसी एक व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों का जो सहयोग है वो आधुनिक जो सर्जरी की पद्धति है उसको विस्तारित कर रहा है। तो इसीलिए ये संभावनाएं जो सरकार के द्वारा व्यक्त की जा रही हैं इसको बहुत सटीक नहीं माना जा रहा है। इसी के साथ साथ जब सर्जरी की विशेषज्ञता की बात करते हैं तो किसी विशेषज्ञ के साथ में सर्जरी करते हुए ही कोई व्यक्ति एक तरह से ट्रेनिंग लेता है। सिर्फ पढ़कर या उसके बारे में ओरल चीज़ों को समझकर नहीं किया जा सकता है। तो किसी एक्सपर्ट के साथ जब सर्जरी आप करते हैं तो धीरे धीरे एक प्रैक्टिस के साथ में और नए केसेस के माध्यम से जब आप डायग्नोसिस अच्छा कर पाते हैं तब आप एक अच्छे सर्जन के रूप में आते हैं। कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप जो एक तरह से लोगों को एक काम में रखकर उन्हें विशेषज्ञता दी जाती है और फिर वो विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हैं, इस पद्धति को एक तरह से सर्जरी में लागू किया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप की जो व्यवस्था यहाँ पर एक तरह से बनी हुई है वो इसका एक मजबूत आधार है। तो इसको अगर हम आयुर्वेद के पार्ट पर देखें तो आयुर्वेद के जो मेडिकल इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग देकर करना ये बहुत सटीक एक तरह से नहीं दिखता है। सर्जरी के पार्ट पर महत्वपूर्ण ये है कि कब एक तरह से सर्जरी करनी है बजाय इसके कि सर्जरी कैसे करनी है। क्यों कैसे करने से ज़्यादा जरूरी है कि जो मरीज है वो कब सबसे अच्छी स्थिति में है जब उस पर सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। जैसे बहुत सारी सर्जरी हैं, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है या कोई डायबिटिक है पेशेंट तो उस पर परफॉर्म नहीं की जा सकती है। तो कब करना है ये निर्णय एक तरह से सर्जरी में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इस पर कहीं ना कहीं मरीज का जो अंतिम निर्णय वो सही होगा नहीं होगा या उसका जीवन खतरे में होगा, ये सारी स्थितियाँ निर्भर हो जाती हैं। तो इस पर भी हमें एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं कि कब करना है सर्जरी तो यह निर्णय एक तरह से चिकित्सीय निर्णय कहलाता है जिसको हम क्लिनिकल जजमेंट कहते हैं और यह सर्जरी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन भाग है। तो ये आप ट्रेन नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिस के माध्यम से लंबे समय में एक तरह से जजमेंट या निर्णय लेने की क्षमता है वो सर्जन के पास डेवलप होती है। तो ये आप ट्रेन करके किसी को 1 साल 2 साल में उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग के माध्यम से सुविधाएं दी जा सकती हैं और वो आगे सर्जरी कर सकते हैं, वो एक तरह से बहुत सटीक नहीं है। इसी के साथ साथ जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो प्रोफेशनल मानक के साथ साथ जो विधिक या जो लीगल एक तरह सिस्टम है उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। यानी एक तरह से जो डॉक्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें, उपभोक्ता संरक्षण जो कानून है उसके अंतर्गत जो भी मरीज है उनको सुविधाएं देने के लिए एक तरह से वो कार्य कर रहा है। तो लीगल जो विधिक इसकी व्यवस्थाएं हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा कि जो इस तरह की सर्जरी आयुर्वेद में डॉक्टर करेंगे वो इन कानूनों के माध्यम से कितने उनके ऊपर वो कानून लागू हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो विधिक एक तरह से व्यवस्था डॉक्टर्स के लिए है उसको भी हमें देखने की जरूरत है। कभी कभी इस तरह का भी एक बात कही गई है कि बहुत कम लोगों को ज्ञान भी होता है, उसके बाद भी वो जटिल से जटिल समस्याओं का हल निकाल पाते हैं और इसी को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं
उनको भी सर्जरी यहाँ पर करने के लिए प्रैक्टिस कराकर या उनको ट्रेन करके तैयार किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला जो है कि अगर ज्ञान काम है और जटिल काम कोई कर पा रहा है, ये हर जगह लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम सर्जरी की बात कर रहे हैं तो सर्जरी में हर नई सर्जरी में कुछ नवीन परिस्थितियां आ सकती हैं, नई कंडीशन आ सकती हैं। तो हर नई कंडीशन के साथ डॉक्टर एक्सपीरियंस गेन करता है, उसी को आगे की सर्जरी में वो एक तरह से उपयोग कर पाता है। तो कब आप कौन सी नई एक परिस्थिति से अपने आप को सामने ला रहे हैं, ये आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही देख सकते हैं। इसको एक ट्रेनिंग के माध्यम से दिया जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। तो यहां पर ये जो कहा जा रहा है कि ट्रेन करके किया जा सकता है, ये बहुत सटीक नहीं है। कोई भी सर्जन बनने से पहले एक दूसरे स्पेशलिस्ट सर्जन के साथ जब तक काम करता है और धीरे धीरे नवीन परिस्थितियों में अपने निर्णय, जो क्लिनिकल जजमेंट है, चिकित्सीय निर्णय है, वो सटीक अगर ले पाता है, तब वो अच्छे सर्जन के रूप में उभर पाता है। अमेरिका में एक अध्ययन सामने आया है कि वर्ष में जितनी भी सर्जरी की जाती है उनमें लगभग 400 में सर्जिकल एरर हो जाते हैं, जबकि सर्जन जो इसकी सर्जरी कर रहे हैं वहां पर एक बहुत हाई स्टैंडर्ड या मानक स्थापित करके रखा गया, उसके बाद भी 400 एरर देखे गए हैं। तो आप इस तरह की स्थितियां जब जो प्रैक्टिस करने वाले सर्जन हैं उनके साथ सामने आ रही हैं, तो अगर किसी को आप इस तरह से ट्रेन करेंगे तो ये समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। तो हमें इस पर एक तरह से देखने की आवश्यकता है, यानी ट्रेन करके इस तरह से सर्जरी की व्यवस्था आयुर्वेद के जो मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले उनको दी जा सकती है। इस पर कहीं ना कहीं चिकित्सीय आधार पर अगर हम देखें तो बहुत सटीक निर्णय ये नहीं माना जा सकता है। जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे हम आयुर्वेद की बात करें, उसको आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ में एक तरह से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, और यह भविष्य में धीरे धीरे किया जा सकता है। इसको अचानक केवल एक परंपरागत चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर्स को ट्रेन करके दिया जा सकता है उसको एक आधुनिक रूप, ये संभव नहीं है। तो इसको नवीन तरीके से उसमें आधुनिक परिवर्तन लाने के लिए भविष्य में काम करने की आवश्यकता है। अब ये जो सुधार किया जा रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सीय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। आप ध्यान रखें, जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वहां पर पहले ही जो व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाएं लेना चाहता है वो बहुत अधिक खर्च नहीं कर सकता है। तो अगर वो अधिक खर्च नहीं कर पा रहा है और उसके लिए ऐसे डॉक्टर अगर उपलब्ध कराए जाएं जो सर्जरी में एक्सपर्ट नहीं है, केवल एक ट्रेनिंग लेकर आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें उनकी एक कमजोरी को दिखाएगा। और ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग इस तरह की सर्जरी कराएंगे उनके जीवन को हम एक तरह से खतरे में डालने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक तरह से देखने की आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर हैं वहाँ पर अगर ये प्रयोग किया जाएगा तो जो अंतर है स्वास्थ्य सुविधाओं का, यानी उच्च स्तर पर जो लोग ले सकते हैं और जो गरीब निम्न स्तर पर ले रहे हैं, ये अंतर और बढ़ेगा। तो इसे हमें कम करने की जरूरत है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम एक हल देखें कि हल क्या हो सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण हल यही है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाए, जो सीटें उनकी संख्या बढ़ाई जाए, यानी डॉक्टर्स जो सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं उनकी संख्या को हम बढ़ाएं। तो ये लंबा प्रोसेस जरूर है लेकिन सुरक्षित प्रोसेस है। तो हम शॉर्ट टर्म में जो काम करने जा रहे हैं ये सुरक्षित नहीं है, तो हमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे जाना चाहिए, दीर्घकालीन व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाओं को हम सभी को उपलब्ध करा सकें। नेक्स्ट उस पर हम आते हैं और ये इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है, पेज नंबर 7 पर जीएस पेपर 2 में। यहाँ पर अगर हम देखें तो यह आर्टिकल भारत नेपाल के संबंधों से संबंधित है। भारत के जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने अभी 26 नवंबर को नेपाल की जो अपनी यात्रा है उसको पूर्ण किया है और उसी के प्रकाश में इस आर्टिकल को हम देखते हैं। जब भारत नेपाल के संबंधों की बात करें तो संबंध हमारे ऐतिहासिक रूप से रहे हैं नेपाल के साथ। भारत नेपाल की सीमा लगभग खुली है, बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक भारत में कार्य करते हैं और भारतीय बड़ी संख्या में नेपाल में कार्य करते हैं और आपस में सांस्कृतिक संबंध जो दोनों देशों के काफ़ी मजबूत हैं। नेपाली भाषा को आप देखें, भारत में जो हमारी अधिकृत भाषाएं हैं जो संविधान में है उनमें एक भाषा है, तो कहने के हमारे जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत एक तरह से आधार रूप में है। लेकिन कुछ समस्याएं संबंध में पिछले कुछ वर्षों में रही हैं। तो अगर हम पिछले 5 वर्ष के आंकलन में देखें, 2015 से जब नेपाल में एक बड़ा भूकंप आया उसके बाद की स्थिति देखें तो नेपाल को आर्थिक रूप से बड़ी मदद की आवश्यकता थी और भूकंप से नेपाल अपने आप को बाहर ला रहा था। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से 5 महीने का एक ब्लॉकेट लगाया गया आर्थिक रूप से, जिससे आर्थिक जो भी सामान आता जाता था नेपाल में भारत से वो रुका। इससे भारत नेपाल के संबंधों को एक बड़ी कमजोरी प्राप्त हुई। और ध्यान रखें कि नेपाल की घरेलू राजनीति में जो वहाँ की प्रमुख पार्टी के नेता हैं वो हमेशा भारत विरोध की भावना को आगे बढ़ाकर नेपाल में किसी भी चुनाव में अपने आप को जीतने का प्रयास करते हैं। तो भारत विरोध नेपाल की राजनीति में एक बड़ा आधार माना जाता है और जो ये ब्लॉकेट था इसी का एक तरह से उपयोग करते हुए माना जाता है कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं
केपी शर्मा ओली, उनके द्वारा 2017 में जब चुनाव जीता गया तो उन्होंने यही बात कही कि उन्होंने भारत का डटकर सामना किया जब एक तरह से ब्लॉकेट किया गया था भारत की तरफ से 5 महीने का। तो भारत विरोध की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं नेपाल में एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाती है, और यही कारण है कि बहुत पॉलिटिकल फिगर्स भारत विरोध की बात को बहुत आसानी से कहते हैं। जैसे अगर हम 2020 में ही देखें, भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी खराब हुए। कारण ये है कि एक तरह से जो नेपाल है उन्होंने नए मैप जारी किए और उसको अपने जो संसद है वहाँ से मंजूरी भी दिलाई। इसके माध्यम से ये दिखाया गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र जो भारत के पास हैं उनको नेपाल ने अपने मैप में दिखाया, और माना यह जाता है कि कोविड-19 में नेपाल की जो स्थिति कमजोर है उससे ध्यान हटाने के लिए ये नए मैप एक तरह से जारी किए गए नेपाल सरकार के द्वारा। तो ये संबंधों को और एक निचले स्तर पर ले गए। जब हम भारत नेपाल के संबंधों की बात करते हैं तो हमेशा भारत नेपाल के जो संबंध हैं वो दो प्रमुख एक आधार पर आ जाते हैं। पहला अगर हम आधार यहाँ पर देखें तो आर्थिक मदद की जो बात करते हैं, और दूसरा विकास की जो भी प्रोजेक्ट हैं उनमें भारत के द्वारा जो सहयोग किया जाता है। तो ये दो बड़े आधार हैं जिनके ऊपर भारत नेपाल के जो संबंध है वो एक तरह से टिके हुए हैं, और इसी को और मजबूत करके हम संबंधों को और आगे बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक पीपुल टू पीपुल, लोगों के बीच में संपर्क है वो काफ़ी मजबूत है, तो वो एक आधार जरूर देता है। लेकिन आर्थिक मदद और विकास की संभावनाएं जो नेपाल में है उसमें भारत के द्वारा की गई सहायता भारत नेपाल के संबंधों को आर्थिक रूप में भी और मजबूत करती है। अब समस्याएं प्रमुख रूप से कहां पर हैं? पहली समस्या है, देखें, भारत की जो मदद नेपाल को जाती है उद्देश्य ये रहता है कि नेपाल भारत का एक तरह सहयोग करें जो भी सामरिक मुद्दे हैं। तो इस तरह से जो मदद जाती है वो कहीं ना कहीं नेपाल में जो भी एक तरह से पार्टियां सत्ता में हैं वो विरोध की भावना में आती हैं। उनको लगता है कि भारत जो भी एक तरह का सहयोग कर रहा है उसके पक्ष में वो कहीं ना कहीं एक दूसरे तरीके से लाभ नेपाल से लेना चाहता है। भारत का ये पक्ष जरूर नहीं होता है, लेकिन नेपाल की जो घरेलू राजनीति है उसके द्वारा इसी तरह का एक तरह से जो चित्र है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो पहली बड़ी समस्या तो यहाँ दिखती है। दूसरा देखें तो भारत को जितनी भी सहायता या आर्थिक विकास में भारत योगदान दे रहा है हर जगह उसे चीन से कहने के टक्कर लेने की जरूरत पड़ती है, और चीन बड़े पैमाने पर यहाँ निवेश कर रहा है। चीन के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो सामरिक जो प्रोजेक्ट हैं स्ट्रेटजिक उनके ऊपर पैसा लगाता है। इसके अलावा ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, जैसे परिवहन की बात करें या दूर दराज के क्षेत्रों में जो सुविधाएं बनानी है उनके लिए, तो ऐसे प्रोजेक्ट में जो पैसा चीन लगाता है तो ये कहीं ना कहीं नेपाल में ज़्यादा विजिबल तौर पर या बहुत ज़्यादा एक तरह से दृश्य रूप में दिखाई पड़ता है। इस कारण से चीन का एक महत्व वहाँ पर बढ़ा है। अगर हम चीन के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें BRI, इसमें भी नेपाल एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा है। ये दो ऐसी स्थितियां हैं जो वर्तमान में भारत नेपाल के संबंधों में प्रमुख समस्या के रूप में मानी जा रही हैं। अब जब हम समस्या के हल की बात करते हैं तो यहाँ आप देखें विदेश सचिव हैं, उनके द्वारा प्रमुख रूप से जो मुद्दा उठाया गया और जो कहा गया भारत और नेपाल के लोगों के बीच में जो संबंध है उसको मजबूत करने की बात करें। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कई बार कहा गया है कि भारत और नेपाल के बीच में संबंध रोटी और बेटी का है। भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में जो रहते हैं उनके बीच में परिवारों में वैवाहिक संबंध भी हैं, और रोजगार के लिए यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी साधन के रूप में वो एक दूसरे के देश में आते जाते हैं। तो रोटी बेटी का एक संबंध काफी मजबूत माना जाता है। अब अगर हम यहाँ पर एक पक्ष देखें जिससे हम शायद बहुत परिचित नहीं है, कि बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वो भी एक तरह से नेपाल में काम करते हैं, और नेपाल में काम करने से आमदनी का जो हिस्सा एक तरह से वापस मिलता है यानी रेमिटेंस के रूप में जो भारतीय नेपाल से भेजते हैं वो $3 अरब है। भारतीय बाहर के देशों में काम करके जो भी अतिरिक्त धन को भारत में भेज रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 8वें नंबर पर नेपाल आ जाता है, और भारतीय नागरिक लगभग $3 अरब जो पैसा है वो एक तरह से नेपाल से भारत में रेमिटेंस के रूप में भेजते हैं। तो आप देखें भारतीय लोग बड़ी संख्या में नेपाल में काम कर रहे हैं। ये जो एक पिक्चर दिखाई जाती है कि नेपाल के लोग ही भारत में बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, एक इसका दूसरा पक्ष भी है कि बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वो भी नेपाल में काम कर रहे हैं। तो इस पक्ष को भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर नेपाल की भारत पर निर्भरता है तो बड़ी संख्या में भारतीय जो नेपाल में काम कर रहे हैं ये भी एक दूसरा पक्ष है। तो उसके अनुसार हमें कहने के भारत नेपाल के संबंधों को देखना पड़ेगा। दूसरा, नेपाली नागरिक भारत के अलावा अगर हम देखें तो लगभग 100 अन्य देशों में काम के लिए जा रहे हैं, चाहे वो रोजगार के लिए बात करें या शिक्षा के लिए भी देखें। नेपाली लोग भारत में शिक्षा और रोजगार के लिए पूर्ण रूप से निर्भर है ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं या अन्य देशों में विकल्प भी उभर रहे हैं। तो हमें वो भी एक जो वास्तविकता है उसको देखने की आवश्यकता है।
नेपाल की अगर हम जनसंख्या में देखें तो लगभग 3/4 जनसंख्या ऐसी है जो 35 वर्ष से कम की है। तो यानी काफ़ी युवा जनसंख्या नेपाल में है, जिसको रोजगार की बात करें या शिक्षा की बात करें तो भारत के अलावा और देशों के विकल्प को भी एक तरह से चुन रहा है। तो हमें यहाँ पर भारत नेपाल के लोगों के बीच में जो संबंध है उनमें देखना ये पड़ेगा कि ये संबंध केवल भारत और नेपाल के नागरिकों के बीच में ही नहीं है, नेपाल के अन्य देशों के साथ जो संबंध है वो भी एक तरह से बढ़ रहे हैं। तो नेपाल का बढ़ता हुआ जो एक तरह से अन्य देशों से संबंध है, उस वास्तविकता को हमें कहीं ना कहीं स्वीकार करने की आवश्यकता है और उसके आधार पर हमें आगे काम करने की जरूरत है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं भारत नेपाल के जो संबंध है, नेपाल की बदली हुई जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार हमें देखना पड़ेगा और अगर ऐसा हो पाएगा तभी हम भारत नेपाल के संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, वो चाहे वहां विकास के कार्यों में योगदान देकर या अन्य प्रकार से आर्थिक सहायताएं देकर। तो नेपाल में जो विकास की गतिविधियां हैं, जो आर्थिक संभावनाएं हैं, उसका अधिकतम हम उपयोग कर पाएं और नेपाल के लोगों के लिए रोजगार और शिक्षा के जो साधन भारत में हैं उनको और ज्यादा सुलभ किया जाए। तो ये स्थिति और मजबूत करने की जरूरत है। केवल भारत ही नहीं, अन्य देश भी इसका प्रयास कर रहे हैं। तो हमें चीन या अन्य देशों की जो प्रतिस्पर्धा नेपाल के साथ होगी उससे अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, बजाय इससे कि नेपाल पर एक दबाव बनाना कि केवल भारत के साथ वो संबंध को मजबूत रखें। ऐसा अब नहीं हो सकता है। तो भूमंडलीकरण के इस दौर में कहीं ना कहीं नेपाल की जो नीतियां हैं उनका सम्मान करते हुए हमें भारत नेपाल के संबंध के जो आधार रहे हैं उनको और मजबूत करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अगर हम अपने विदेश सचिव को देखें तो माना जाता है वो नेपाली भाषा बोल सकते हैं और सिक्किम एक तरह से वहाँ से भी उनका संबंध है। तो ऐसी स्थिति में विदेश सचिव का नेपाली भाषा बोलने में एक जो उनकी विशेषज्ञता है, आगे चलकर भारत नेपाल के संबंधों में मजबूती में एक व्यक्तिगत जो पक्ष है विदेश सचिव का वो सामने आ सकता है और ऐसी स्थितियों में भारत नेपाल के संबंधों के लिए एक मजबूती भविष्य में दिखती है। इसी हमारी चर्चा के आधार पर एक प्रश्न को आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेपाल से संबंधों में मजबूती के लिए भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख साधनों की विस्तृत चर्चा करें। तो यहाँ पर आर्थिक विकास के लिए बात करें या बात करें जो यहाँ पर नेपाली लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं भारत में शिक्षा की संभावनाएं, इनको किस तरह से मजबूत करना है, या भारत के अन्य देशों जैसे चीन से प्रतिस्पर्धा है तो उसमें अपने आप को हमें मजबूत करना है। नेपाल पर दबाव डाल के किसी और देश से संबंध वो कमजोर करे, ऐसा नहीं करना है। तो ये सब कुछ ऐसे साधन हैं जो वर्तमान में हमें उपयोग करने की आवश्यकता है और वार्ताओं के माध्यम से एक तरह से जो संबंध है उनमें किसी भी तरह का जो तनाव है उसको दूर किया जा सकता है। खुली हुई सीमा है, यानी दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनका एक दूसरे देश में आना जाना वो स्वतंत्र रूप से होता रहे और आगे भी होता रहे, इस तरह की संभावनाओं को मजबूत किया जाए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनके आधार पर भारत नेपाल के संबंध हमेशा मजबूत रहें और उन्हीं को एक तरह से आधार बनाकर अपने आंसर को लिखें। और प्रारंभ में जो समस्याएं रही हैं 2015 के बाद खास तौर पे उनको आप देख लें और जो मैप एक तरह से नेपाल ने जारी किया तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको बताकर फिर जो प्रमुख साधन है उनको आप अलग अलग पैराग्राफ में चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर हम आते हैं। इसको आप आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ सकते हैं पेपर 3rd GS के पार्ट पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जो माओवादी समस्या है यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, यहाँ पर एक तरह से जो प्रयास हैं वो बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। अगर हम वर्तमान में देखें तो CRPF की लगभग 45 बटालियन है। सरकार ने 5 बटालियन और यहाँ पर बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य पुलिस की अगर हम देखें तो 22 बटालियन लगी हुई हैं छत्तीसगढ़ में। इसी के साथ साथ जो स्पेशल कमांडो फोर्स है CRPF की कोबरा, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। राज्य में जो स्पेशल टास्क फोर्स है STF वो लगे हैं और डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व गार्ड है वो भी एक तरह से यहाँ पर DRG भी काम कर रहे हैं। आप देखें तो छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर एक तरह से सरकार के द्वारा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और माओवादियों की जो स्थिति है उसको कमजोर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो 14 जिले हैं छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख रूप से माओवाद से प्रभावित हैं और इसमें 8 ऐसे जिले हैं जहाँ पर समस्या काफी जटिल है। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रमुख रूप से जो बस्तर का इलाका है छत्तीसगढ़ में और अबुझमाड़ का इलाका, यहाँ सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। माओवादियों के द्वारा इन घने जंगलों के क्षेत्र का उपयोग एक तरह से शरणगाह के रूप में किया जाता है और अचानक बड़े पैमाने पर हमले करके वो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं और जनजाति या अन्य जो लोग हैं उनको प्रभावित करने के प्रयास में रहते हैं। तो अगर बड़ी संख्या में इस तरह के कैंप बढ़ाए जाते हैं या जो सुरक्षा बल है उनकी संख्या बढ़ाई जाती है तो इससे जो मोबाइल वॉर यानी चलते फिरते युद्ध की स्थिति जो माओवादी करते हैं उस पर प्रतिबंध लगता है, क्योंकि कैंप की ज्यादा संख्या होने पर वो संगठित होकर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। और जब भी इस तरह से
कहीं नए कैंप लगाए जाते हैं किसी भी सुरक्षा बल के या किसी भी एजेंसी के, तो इससे छत्तीसगढ़ की जो माओवादी समस्या है उसमें बड़े पैमाने पर सुधार होने की संभावना दिखती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो नए बटालियन जो ये सीआरपीएफ के लगाए जाएंगे, इससे होगा ये कि अधिक क्षेत्र होगा छत्तीसगढ़ में, उसको बस्तर अमोजवाड़ के इलाके में कवर किया जा सकता है। इससे इंटेलिजेंस भी मजबूत होता है और माओवादियों को हमला करने के लिए कम क्षेत्र उपलब्ध होता है। जन सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, शिक्षा की बात करें या पेयजल की बात करें, इन सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि सुरक्षा के कारण ये जो साधन सरकार डेवलप करती है सुरक्षित रहते हैं, अन्यथा माओवादियों के द्वारा इसको नष्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ बिजली की बात करें, दूर संचार के साधन, परिवहन के साधन या मनरेगा में जो रोजगार दिया जा रहा है लोगों को, उसकी अगर हम बात करें, या वित्तीय सुविधाएं बैंक या अन्य संस्थाओं के माध्यम से, इसको भी सरकार मजबूती प्रदान करके लोगों को मुख्य धारा में आसानी से जोड़ सकती है। क्योंकि माओवादी प्रमुख रूप से लोगों को मुख्य धारा से या सरकार के साथ जो उनकी संबंध है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये जो कार्य हैं उनको करके जनता और सरकार के बीच में जो एक कमी आती है संबंध की, उसको मजबूती दी जाती है। और चौथा एक प्रमुख जो बात है, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, खासतौर पर निचले स्तर पर जो स्थानीय निकाय हैं, पंचायत की अगर हम बात करें या अन्य प्रकार से कोई भी अगर चुनाव होता है, तो उन चुनाव में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। क्योंकि लोग चुनाव में भाग तभी लेंगे जब वो सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर माओवादियों के द्वारा चुनाव को एक तरह से बहिष्कार किया जाता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी इससे मजबूत होती है। तो ये जो सुरक्षा बलों को बढ़ाया जा रहा है, कैंप नए लगाए जा रहे हैं, बटालियन बढ़ाई जा रही है, इससे बस्तर अबूझमाड़ का जो इलाका अभी माओवादियों के ज़्यादा प्रभाव में है, उसको कम करने में एक तरह से मदद मिलेगी। अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं और ये बॉम्बे हाईकोर्ट के एक निर्णय के संबंध में है, जिसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में अपील की गई है उसके पते को सार्वजनिक रूप में प्रकाशित नहीं किया जाए। और यहाँ पर एक एक्टिविस्ट हैं साकेत गोखले, उनको ये एक तरह से यहाँ पर एक सुविधा दी गई कि उनका जो पता है उसको सार्वजनिक न किया जाए। तो पते की जब हम बात करते हैं, किसी का एड्रेस ये सार्वजनिक है या निजी, तो ये सूचना जो है वो सार्वजनिक श्रेणी में आएगी या निजी श्रेणी में आएगी, इसको लेकर एक सवाल यहाँ पर उठा है। जब हम पते की बात करते हैं तो आपका एड्रेस या आपका जो पता है वो एक निजी आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप ध्यान रखें बहुत से ऐसे साधन हैं जो इस निजी आपकी संपत्ति को कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में घोषित कर देते हैं। तो जो निजी एक पता आपका अपना है वो सार्वजनिक एक पता हो जाता है, क्योंकि सभी के पास इसकी सूचना पहुंचती है। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी अगर हम देखें पहले, तो उसमें सभी के फ़ोन नंबर के साथ जो एड्रेस वो दिया जाता था, तो ये एक तरह से क्या है, जो निजी है पता उसको सार्वजनिक करने की प्रक्रिया है। या अगर हम बात करें वोटर लिस्ट, वहाँ पर भी जो पता है वो सार्वजनिक हो जाता है। या जो जमीन के रिकॉर्ड यानी लैंड रिकॉर्ड है, वहाँ पर हम देखें जैसे संज्ञेय अपराध है, उसमें जो एफआईआर की कॉपी है उसमें भी पता पूरा डिटेल दिया रहता है, उसको आप आसानी से किसी का पता कर सकते हैं। तो जो एड्रेस का पार्ट है वो कहीं ना कहीं निजी जरूर है, लेकिन कुछ स्थितियों में ये सार्वजनिक हो जाता है। जब हम बात करते हैं सार्वजनिक किसी का एड्रेस किया जा रहा है, तो पहला एक कारण दिया जाता है पारदर्शिता, यानी भ्रष्टाचार को रोकना। जैसे राजस्थान में आप देखें जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए जो लोग उसका लाभ ले रहे हैं उसकी सूचना जन सूचना पोर्टल पर एड्रेस के साथ उपलब्ध है। तो ये पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। और एक बड़ा कारण यह है कि गलत लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिल पाए, या आप कहें भ्रष्टाचार को रोकना एक प्रमुख आधार है। क्योंकि आपके एड्रेस और आपका नाम, एड्रेस और स्पेसिफिक जो पता है उसके साथ में एक लिंक है, तो एक नाम के साथ में एक एड्रेस जुड़ा हुआ है, तो ये लिंक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोकता है। क्योंकि एक ही व्यक्ति कई एड्रेस पर नहीं रह सकता है, एक या दो हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसको आधार बनाया जाता है भ्रष्टाचार को रोकना और सरकारी योजनाओं का लाभ जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाना। जब हम बात करें कि पता एक सार्वजनिक तथ्य है या निजी, तो इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट का जो निर्णय है 2013 का अभिषेक गोयनका वर्सेस आशीष कुमार राय का, उसको एक तरह से एक आधार के रूप में देख सकते हैं। जो अभी निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय को एक तरह से देखा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो कलकत्ता हाईकोर्ट का यह कहना था कि पता अगर छिपाया जाता है तो ये सुरक्षा के लिए एक तरह से आवश्यक है तो किया जा सकता है। अदरवाइज पता जब जारी किया जाता है सार्वजनिक रूप में किसी व्यक्ति का, तो ये जन सुलभता के लिए यानी लोगों को आसानी हो पाए कार्य के लिए उसमें। जैसे अगर हम आरटीआई की बात करें जो सूचना का अधिकार है, वहां पर
कोई भी व्यक्ति जो सूचना के अधिकार के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया जाता है जब तक कि जो मुख्य सूचना अधिकारी या अन्य जो सूचना अधिकारी हैं उनको लगता है कि यह जानकारी सार्वजनिक करना जन सुविधा या जन कार्य के लिए आवश्यक है। यानी पब्लिक एक्टिविटी, अगर इसके लिए पते को सार्वजनिक करना आवश्यक है तो वो किया जा सकता है। अन्यथा जैसे साकेत गोखले के केस में हम बॉम्बे हाईकोर्ट में देखें तो उनको अलग अलग तरह के धमकियां मिलने लगी, तो ये स्थितियां एक तरह से उनके घर के सामने लोग नारे लगाने लगे क्योंकि उनके द्वारा जो सत्ताधारी दल है उसका विरोध किया जाता है, तो उनके विरोध में उनके घर के सामने नारे या प्रदर्शन किए गए। तो इस तरह का अगर उनका एड्रेस पब्लिक नहीं किया जाएगा तो उनकी सुरक्षा एक तरह से की जा सकती है। तो जहां आवश्यकता वहां पर रिलीज ना किया जाए, लेकिन जन सुविधा या जन कार्य के लिए अगर आवश्यक है तो एड्रेस को रिलीज किया जा सकता है। और खासतौर पे आप देखें ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एड्रेस जारी करने की एक परंपरा रखी गई है और ये कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक लाभ को भी दिखाती है और समाज में भ्रष्टाचार की स्थिति को दूर करने में इसका एक बहुत बड़ा हाथ है। और जहां तक सुरक्षा की बात है या किसी की व्यक्तिगत अगर सुरक्षा खतरे में आ जाती है पते को जारी करने में, तो वहां पर गोपनीयता बरती जा सकती है। जैसे साकेत गोखले के केस में देखें तो वहां पर उन्होंने ये कहा है कि उनका जो पता है उसमें केवल जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर यानी पीओ नंबर है वो उनके एड्रेस के रूप में दिया जाए, उसके अलावा अन्य कोई डिटेल न जारी किया जाए। तो ऐसा किया जा सकता है। तो सुरक्षा अगर कहीं पर खतरे में है तो जो निजी पता है उसको एक तरह से गोपनीय रखने या उसमें कुछ परिवर्तन करके उसको जारी किया जा सकता है। ये एड्रेस को लेकर अगर हम देखें तो सार्वजनिक हो सकता है लेकिन एक निजी तथ्य जरूर है, लेकिन सार्वजनिक करके भ्रष्टाचार और जन सुविधा को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। आगे हम अपनी प्री की न्यूज अगर हम देखें तो तमिलनाडु केरल के पार्ट पर हम देखें तो एक साइक्लोन या चक्रवात की स्थिति फिर से मजबूत रूप में बन रही है और खास तौर पर देखें तो यह कन्याकुमारी का जो लगता हुआ इलाका है वहां पर तमिलनाडु के तट पर, और इसका प्रभाव केरल पर भी बड़े पैमाने पर पड़ेगा। और इसके लिए एक तरह से जो हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है वो एक तरह से लगातार इसकी वॉच कर रहा है और जल्द इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि यह चक्रवाती तूफान के रूप में बदलता है या नहीं, क्योंकि अभी एक डिप्रेशन यानी कम दबाव के केंद्र के रूप में ये बना हुआ है। जहां तक साइक्लोन के नाम रखने की परंपरा है तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज हम प्री के यहाँ पॉइंट ऑफ में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हिंद महासागर में चक्रवाती तूफान उठते हैं उनके नाम रखने की जो परंपरा है वो किस तरह से होती है उसके संबंध में हमने प्री का आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण के लिए रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर आरएसएमसी क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र का दर्जा दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को दिया गया है। स्टेटमेंट आप देखें तो लगभग सही है, लेकिन पहला पॉइंट यहां गलत हो जाता है क्योंकि ध्यान रखें जो दिल्ली का हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है आरएसएमसी जिसको दर्जा दिया गया है वो हिंद महासागर के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, वो उत्तरी हिंद महासागर के लिए। यानी अगर हम इस मैप को देखें तो उत्तरी हिंद महासागर यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के लिए यह दर्जा दिल्ली को दिया गया है, इसीलिए पहला पॉइंट गलत हो जाता है। दूसरा, हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण के लिए 13 देशों के द्वारा नाम प्रदान किए जाते हैं। तो ये 13 देश तो बिल्कुल सही है, यहीं पर पॉइंट गड़बड़ है। हिंद महासागर की जगह क्या होगा, उत्तरी हिंद महासागर। उत्तरी हिंद महासागर में 13 देश नाम देने के लिए एक तरह से कार्य करते हैं, इनके द्वारा 13 नाम दिए जाते हैं, 169 टोटल नाम है। तीसरा देखें, हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। आप देखें, पहला उत्तरी हिंद महासागर, ये दक्षिणी पश्चिम हिंद महासागर और ये दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर और साथ साथ प्रशांत महासागर है उसके साथ में। तो कहीं ना कहीं 3 हिस्सों में हिंद महासागर को डिवाइड किया गया है। तो तीसरा यहां पर पॉइंट आपका सही है, पहला दूसरा गलत है, आंसर सी। असम का जानवरों का जो बाजार था वहां पर अचानक ही कछुए की एक प्रजाति किसी व्यक्ति के द्वारा बेची जा रही थी और वहां असम यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक व्यक्ति हैं जो लाइफ साइंसेज और बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। उन्होंने एक तरह से इसको पहचाना और इसको खरीद लिया, यानी इसको बेचने नहीं दिया। इस प्रजाति को इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल कहा जाता है। अगर इसके जूलॉजिकल नेम की बात करें तो निल्सोना होरोम इसका एक तरह से जियोलॉजिकल नाम है। इस अगर हम कछुओं की प्रजाति को देखें तो दक्षिणी एक तरह से जो एशिया वहां पर यह प्रमुख रूप से विस्तारित है, पाकिस्तान के भाग में, भारत के हिस्से में और एक तरह से बांग्लादेश के क्षेत्र में। भारत में आप देखें तो यह दक्षिण भारत में नहीं है, उत्तरी भाग में प्रमुख रूप से एक तरह से पाया जाता है। इसी कछुए की प्रजाति के संबंध में हम प्री का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल कछुए के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसे IUCN ने संभावित खतरे वल्नरेबल श्रेणी में रखा है।
ध्यान रखें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको वल्नरेबल कैटेगरी में एक तरह से डाल रखा है। और जहां तक साइट्स की बात करें, खतरे में संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार ना हो पाए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को, इसे साइट्स संधि के द्वारा एक तरह से देखा जाता है। तो इसमें अपेंडिक्स 1 है, उसमें एक तरह से संरक्षण देने का मतलब है कि किसी भी तरह का व्यापार उसको रोका जाता है, बहुत विशेष परिस्थितियों में इनका ट्रेड किया जा सकता है, अदरवाइज इनको प्रतिबंधित किया जाता है। तो यहां वल्नरेबल में है, संभावित खतरे, और अपेंडिक्स फर्स्ट में है। तीसरा, यह प्रमुख रूप से दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल अभी हमने देखा, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर है आपका डी। 1995 से लगातार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसे एक तरह से कहा जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसी इंडेक्स के संबंध में हम यहां पर एक तरह से आपको एक प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। बर्लिन स्थित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 1995 से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विशेषज्ञों और व्यावसायिक अधिकारियों द्वारा किसी देश के सार्वजनिक क्षेत्र को कितना भ्रष्ट माना जाता है, इसके आधार पर सीपीआई यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का स्कोर और रैंक विभिन्न देशों और क्षेत्रों को दिया जाता है। यानी विशेषज्ञ या कोई व्यवसायी है, वो मानता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार किसी देश में है, उसके आधार पर ये जो इंडेक्स है ये बनाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका यहां पर सी। नेक्स्ट उसको हम देखते हैं। और भारत की तरफ से एक आयोजन किया जा रहा है संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हो रही है वर्चुअल रूप में, जिसमें भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो यहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार जो आतंकवाद है उसके खिलाफ भारत ने कार्रवाई की एक बात की है। तो यहां पर एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन है, इसके संबंध में हम आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। संघाई सहयोग संगठन के बारे में ध्यान रखिए, इसकी स्थापना 1996 में जब की गई थी तो इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके अलावा चीन शामिल था, रूस शामिल था और साथ में शामिल था ताजिकिस्तान। आगे चल के 2001 में इसमें शामिल हो गया उज्बेकिस्तान और संख्या हो गई 6 और नाम बदलकर कर दिया गया संघाई सहयोग संगठन। तो संघाई 5 से संघाई सहयोग संगठन बन गया। वर्तमान में अगर हम देखें तो इसमें 8 सदस्य देश हैं, क्योंकि 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। अगर हम पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर की बात करें तो यहां पर आप देखें अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान, उसके साथ साथ ईरान, बेलारूस और मंगोलिया इसमें ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक देश हैं। डायलॉग पार्टनर की बात करें यानी संवाद सहयोगी तो 6 देश हैं, इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, यहां पर आप देखें आर्मेनिया अजरबैजान का पार्ट, और साथ साथ आपका हिस्सा टर्की का है, और इसी के साथ साथ यहां पर नेपाल, श्रीलंका और कंबोडिया शामिल हैं। और गेस्ट अटेंडेंस यानी जिनको मेहमान के रूप में आमंत्रित अलग से किया जाता है तो आसियान के जो देश हैं तुर्कमेनिस्तान, सीआईएस यानी जो पूर्व सोवियत संघ के देश हैं उनका जो समूह है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और यूनाइटेड नेशन, इनको एक तरह से गेस्ट या मेहमान के रूप में आमंत्रित किया जाता है। यहां पर हम संघाई सहयोग संगठन के संबंध में प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। संघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1996 में संघाई मुख्यालय के साथ की गई। ध्यान रखिए संघाई सहयोग संगठन जरूर है, लेकिन इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है, न कि इसका मुख्यालय कहां पर, शंघाई। तो पहला पॉइंट इसीलिए गलत हो जाता है। दूसरा, इसमें 8 सदस्य, 4 पर्यवेक्षक तथा 6 वार्ता साझेदार देश शामिल हैं। सही स्टेटमेंट है। इसमें मध्य एशिया के 5 देश शामिल हैं। देखिए मध्य एशिया की अगर हम बात करें तो सेंट्रल एशिया का जो इलाका है इसमें आप देखें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसी के साथ साथ ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। 4 हैं, लेकिन एक इसमें नहीं शामिल है। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो कहा गया है कि मध्य एशिया सेंट्रल एशिया के 5 देश शामिल हैं तो तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो केवल 2 यहां पर स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका बी। नेक्स्ट हम उसको देखते हैं। इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्रूशियल सेज एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी अगर हम बात करें तो विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध रूप से धन का हस्तांतरण और आतंकवाद को जो वित्त पोषण किया जाता है उसको रोकने के लिए संस्था काम करती है। इंटर गवर्नमेंटल एक तरह संस्था है, अंतर सरकारी संगठन है। 1989 में इसको स्थापित किया गया था G7 के प्रयासों से। वर्तमान में आप देखें इसमें 39 सदस्य हैं, जिसमें 37 देश हैं, भारत भी शामिल है। उसके अलावा इसमें खाड़ी सहयोग संगठन और यूरोपीय संघ 2 संगठन शामिल हैं। तो 37 देश और 2 संगठन इसमें सदस्य के रूप में शामिल हैं। तो सदस्यता कितनी हो जाती है? 39। एफएटीएफ के संबंध में प्री का क्वेश्चन हम देखते हैं। यह अंतर सरकारी संगठन है जिसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग तथा
आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसकी स्थापना G7 के प्रयासों से 1989 में की गई थी। सही स्टेटमेंट है। इसमें भारत सहित 39 देश शामिल हैं। देखिए, जब आप देश कह देते हैं तो गलत हो जाता है। 39 देश और संगठन शामिल हैं तो हो सकता है, क्योंकि 37 इसमें देश हैं और 2 इसमें संगठन है, खाड़ी सहयोग संगठन और यूरोपीय संघ, इसीलिए पूरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 1 और 2 यानी आपका आंसर हो जाता है ए। 1 तथा 2 सत्य हैं। यह हमारा 1 दिसंबर 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।